आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास समय की कमी है और मंच पर आसीन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, अमर सिंह परमार जी, राम साह यादव जी, नरेंद्र बघेल जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, शहर अध्यक्ष भाजी निसार जी, आदरणीय श्री केदार सिंह चौहान जी, राजा बेटी बघेल जी, श्री हजारीलाल यादव जी और आदरणीय तुलसीराम यादव जी, कप्तान सिंह चहार जी, परिहार साहब और आजाद सिंह और पिंटू, राजपाल यादव, दिनेश राठौर जी और तमाम हमारे साथीगण, इसमें हमारे विवेक यादव जी, शिवराम यादव, रिंकू यादव, जेपी यादव और चौधरी धर्मेंद्र सिंह और राजपाल बाबा अशोक यादव, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अब इसी क्रम में मैं चौधरी सोनवीर और ओमवीर का भी बहुत बहुत स्वागत है। बीके चौधरी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु प्रधान जी अगर हो तो आ जाए। विष्णु प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम पहले बोल गया है, आने दीजिए दरोगा जी, आने दीजिए विष्णु प्रधान जी को। अब इसी क्रम में मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब मजदूर किसान नौजवान दलित पिछड़े अगड़े सबके मसीहा श्री अखिलेश यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। आइए भावी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी। स्वागत होगा, रखे रहिए, स्वागत करेंगे भी, स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर मंच पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के हमारे गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, आरएलडी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र बघेल जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक अमर सिंह परिहार जी, युवराज परिहार जी, वाजिद निसार, आजाद सिंह जी, कप्तान सिंह चहार, राजपाल यादव जी, राजा बेटी बघेल जी, शिवराम यादव, विवेक यादव, तुलसीराम जी और यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, इस चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले दोनों दलों के आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम लोग लगातार आगरा और मथुरा और पहले चरण के चुनाव में, जिसमें मुजफ्फरनगर से लेकर के मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, लगातार हम लोगों ने कार्यक्रम किए और उन कार्यक्रमों में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और हम दोनों ने मिलकर के कार्यक्रम किए। कल भी जब मार्च में हम लोगों का कार्यक्रम था तो दोनों दलों के हम लोग मिलकर के कार्यक्रम किया, लेकिन क्योंकि चरणबद्ध चुनाव है, पहले चरण में ही बड़ी संख्या में विधानसभा हैं, हम लोगों ने तय फिर ये किया कि जो क्षेत्र छूट गए हैं, जिन क्षेत्रों में जाना जरूरी है, एक तरफ तो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी जा रहे हैं और दूसरे क्षेत्र जो छूट गए उसमें हमें जाने का मौका मिल रहा है। मैं आपके बीच में बहा का कार्यक्रम करके आया हूं और जिस तरीके का समर्थन और सहयोग जनता दे रही है, मैं कह सकता हूं
कि इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बताओ गठबंधन के पक्ष में हो कि नहीं हो? जब से हैंडपंप और साइकिल आई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद हो गए। बताओ, साइकिल और हैंडपंप साथ साथ हैं कि नहीं हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ साथ देश के लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। ये देश बड़ी मुश्किलों से न जाने कितने लोगों के शहीद होने के बाद लोगों ने जान निछावर कर दी, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, उस संविधान को भी खत्म कर देंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको बचाने का चुनाव है। 4.5 साल और लगभग 5 साल गुजर गए। बताओ क्या विकास हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया, जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग मौजूद हैं ये किसान बैठे हैं और किसान के बेटे खड़े हैं। बताओ आपका क्या भविष्य बना है? क्या किसी किसान की आय दोगुनी हो गई? जो आप पैदावार कर रहे हो, क्या उस पैदावार की सही कीमत मिल गई? ना आय दोगुनी हुई। और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो हर एक की कमाई आधी हो गई। और जो महंगाई बढ़ी है, आज अगर महंगाई का हिसाब किताब लगा लो तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और किसी किसान को खाद नहीं मिली। बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद लेकर के भी आए होगे तो बताओ खाद की बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बोरी की चोरी कहां से आई है, कहां से ये बोरी की चोरी सीखे हैं। न जाने कहां से बोरी की चोरी सीख गए। जो कभी डीएपी 1200 की थी, बताओ अब कितने में खरीद रहे हो? 1800, 2000 पहुंच गई। और जो यूरिया थी 300 रुपए की, वो अब बताओ कितनी पहुंच गई। अब भी लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीबों की गाड़ी, ट्रैक्टर और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। इन लोगों ने लगातार महंगाई बढ़ाई, बैंकें डूब गईं। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, नौजवान होंगे, जानते होंगे बैंकें बिक रही हैं। जो बैंकों में पैसा रख रहे थे, थोड़ा बहुत उन्हें मिल जाता था, लेकिन अब बैंक में भी पैसा रखने पर पैसा नहीं मिल रहा। न जाने कहां ले जा रहे हैं लोग पैसा। और जिस समय कोरोना की बीमारी थी, सब उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद कर दिए गए, बाजार बंद हो गए और कोई सड़कों पे नहीं निकल सकता था। हम लोग, आप लोग अपनी नाक और मुंह बंद करके चल रहे थे।
अगर कोई था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया तो वो हमारा किसान था। उसने काम नहीं रोका, वो लगातार अपने खेतों पे काम करता रहा। बताओ, सब पाबंदियों के बाद भी हमारा किसान ही मेहनत कर रहा था, किसान ही खेतों में था। सब कुछ बंद था। आपने मजदूर जाते हुए देखे होंगे गांव घर अपने। मजदूर हजार हजार किलोमीटर चल करके आए। इस सरकार ने ना बस दी ना गाड़ी दी, कोई इंतजाम नहीं किया। सीधे मजदूर अपने घर चले गए और कई मजदूर घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। अगर उन परिवारों की अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने उन परिवारों को भी 1-1 लाख रुपए देने करके मदद करने का काम किया था। बताओ, ऐसी सरकार है जो किसान का दुख दर्द नहीं समझ रही, मजदूर का दुख दर्द नहीं समझ रही, हमारे नौजवानों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। अब हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार आएगी तो गर्मी दूर कर देंगे, गर्मी निकाल देंगे। यही कह रहे हैं ना कि नहीं कह रहे हैं? लगता है हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी किसी ठंडे प्रदेश के हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। बताओ, फौज में भर्ती, पुलिस में भर्ती निकालनी चाहिए कि नहीं निकले? ये गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं कि पुलिस में और फौज में भर्ती निकलेगी, क्योंकि हमें नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाना है। मैं जिस समय 2017 का चुनाव लड़ रहा था, मैं 2017 का जब चुनाव लड़ रहा था तो देश के बहुत बड़े पत्रकार उन्होंने मुझसे पूछा कि इस चुनाव में आप क्या देख रहे हो, क्या आप इस चुनाव में नया क्या देख रहे हो? 2017 की बात कर रहा हूं मैं। मैंने उस समय कहा कि मैं नए नौजवानों को देख रहा हूं, जो नौजवान हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जो जमाना बदला है उस जमाने से जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जब उस पत्रकार ने पूछा कि आप क्या चीज देख रहे हो चुनाव की रैलियों में, मैंने कहा कि चुनाव की रैलियों में जो मैं देख रहा हूं, वो नौजवान जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आज अपने पैरों के पर चलना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। और मैं देखता हूं उनका पहनावा कितना बदल गया है कि जितने नौजवान हैं न जाने कहां से सीख के आए कि नीली जींस पहननी है। मैं अभी सड़क पे देख रहा था और जाते हुए देखना बुजुर्ग भाइयों, ये नौजवान नीली जींस पहन करके चल रहे हैं। इनका पहनावा बदल गया, इनके हाथ में मोबाइल है, ये दुनिया को समझते हैं, दुनिया की जानकारी रखते हैं। शायद ये 10-15 साल पहले जमाना नहीं था। तो मैंने 2017 में कहा था कि नए लोग देश को बनाना चाहते हैं, समाज को बनाना चाहते हैं और कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप हिसाब किताब लगा लो, जब से आए हैं तब से नौजवानों के भविष्य में अंधकार डालने का काम किया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2017 में नोटबंदी की थी, याद है कि नहीं याद है? और उस समय में भी आया था, उससे हमारी दूसरी प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी, यही लड़ रही थी। मुझे याद है कि उस समय ये चुनाव लड़ रही थी और मैंने उस समय भी कहा था सभा में कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता,
हमारा लेन देन काला सफेद होता है। बताओ, रुपया बंद होने से क्या काला बाजारी भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बताओ, बीजेपी ने यही तो कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा, नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा।